हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल एंड स्टेट न्यूज़। इससे पहले हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लिए हैं, जैसे कि समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर आज आपका डे नंबर 26 है। दैट मीन्स अभी तक जो 25 लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IAS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इन द सेम वे जो भी बच्चे HCS के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए हमने यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया हुआ है। आपको बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड जो GK है उसके रिगार्डिंग आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है आपकी वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक सी वीड पार्क बनाने की बात करी है। अगर मैं बात करूं कि सी वीड पार्क होता क्या है, देखो सी वीड का मतलब है ऐसे मेरीन ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे मेरीन प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब मेरीन प्लांट्स कौन से हैं जो पानी के अंदर रहते हैं? प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग एल्गे आते हैं, दैट इज ग्रीन एल्गे हो गया, देन इज रेड एल्गे हो गया, ब्राउन एल्गे हो गया, ये सारे के सारे सी वीड की कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक अलग से ही पानी के अंदर इनको ग्रो किया जाएगा ताकि ये एक तरह से फिशरमैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकें। इवन ये जो सीवीड है वो अलग अलग ह्यूमन पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, और पानी के अंदर भी जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं उनके लिए भी ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो सीवीड पार्क है वो तमिलनाडु में बनाने की बात करी जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री इसकी बात कर रही है वो उसके बारे में भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर ने जो पार बॉइल्ड राइस हैं उसको परचेज करने से मना कर दिया है। बात करते हैं कि पार बॉइल्ड राइस जो है वो होते क्या हैं। पार बॉइल्ड राइस का मतलब है पार्शली बॉइल्ड राइस। दैट मीन्स जो राइस होते हैं उनको, उसके हस्क को हम पार्शली बॉयल कर देते हैं। उस बॉयल करने की वजह से उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। इसके अंदर 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि पहले उनको सोख किया जाता है, फिर स्टीम दी जाती है, फिर उनको ड्राई किया जाता है, और उसके बाद ही इन पार बॉइल्ड राइस को आगे बेचा जाता है। ये करने की वजह से इनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाती है। अब देखो होता क्या था कि कुछ रीजन्स के अंदर पार बॉइल्ड राइस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता था, जैसे कि तेलंगाना वाला रीजन, और कुछ रीजन्स के अंदर इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था, जैसे कि झारखंड वाला रीजन। अब इन्होंने क्या किया, जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं उन्होंने खुद ब खुद ही पार बॉइल्ड राइस को बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से तेलंगाना के जो पार बॉइल्ड राइस है उसको लेने से सेंटर ने मना कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि पार बॉइल्ड राइस होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है ईदर पोर्टल। ईदर की यहाँ पे फुल फॉर्म है ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। दैट मीन्स ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में जो डिटेल रिपोर्ट है वो इस पोर्टल के ऊपर डाल दी जाएगी। अब देखो जहाँ पर भी एक्सीडेंट होगा उस एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है इस पोर्टल पर डाल दी जाएगी, और अल्टीमेटली जिसने भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस को क्लेम करना है वो इस पोर्टल के ऊपर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को दिखा सकते हैं, ताकि यहाँ पे उनका जो कंपनसेशन है वो उनको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, एक तरह से जो भी कंपनसेशन को ईजिली एक्सेसिबल करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने FCRA एक्ट 2020 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको अपहेल्ड किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही एक्ट है। ठीक है, हुआ क्या था कि ये जो एक्ट आया था इसके तहत यहाँ पे अलग अलग पिटीशंस को फाइल किया गया था। इसीलिए फाइल किया गया था क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया था पिटीशन के अंदर कि जो भी बाहर से फॉरेन फंड्स आ रहे हैं NGOs के पास तो उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करा जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला पिटीशंस के अंदर कि हमारा ये राइट है कि हम फॉरेन फंड्स ले सकते हैं, जो NGOs हैं वो बाहर से फॉरेन फंड्स जो है वो ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दैट मीन्स जो NGOs हैं वो बाहर से जो फॉरेन फंड्स ले रहे हैं ये उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं है।
दैट मीन्स इस एक्ट के अंदर जो भी रेगुलेशन लगाई गई हैं वो बिल्कुल सही रेगुलेशंस हैं। अगर मैं बात करूं FCRA एक्ट की, तो अगेन FCRA एक्ट क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जितनी भी NGOs हैं उनको बाहर से जो फॉरेन फंड आता है, बाहर से जो भी फंड्स आते हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि ये जो फंड है हमेशा SBI की जो दिल्ली वाली ब्रांच है उसके अंदर ही आना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग रेगुलेशंस लगाई गई थी, जैसे कि आप जो फॉरेन फंड्स का 20% है वही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इससे पहले 50% था तो उसको इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है ना। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने FCRA एक्ट 2020 के द्वारा रेगुलेट किया था। अगर आप इसकी डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने इकोनॉमी वाले पोर्शन के अंदर FCRA एक्ट 2010 वाला और 2020 वाला अच्छे से कवर किया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इसको अब क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एक्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि FCRA एक्ट को कौन रेगुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक नानर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो कि कोंकण वाले रीजन में यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नानर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो हमारी सेंटर सरकार है उन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात करी थी 2014 के अंदर। लेकिन जो इलेक्शंस वगैरह हैं उसकी वजह से कई बार ये प्रोजेक्ट दोबारा से आता था, दोबारा से कंसीव होता था, लेकिन दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता था क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनके अलग अलग प्रोटेस्ट्स होते थे कि यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी को नहीं खोला जाना चाहिए। इवन ये भी होता था कि ये जो ऑयल रिफाइनरी बनाई जा रही है ये कुछ लोगों के लैंड को लेकर बनाई जा रही है, तो यहाँ पे उन लोगों की जो एक तरह से रिहैबिलिटेशन वगैरह है उसको करवाया जाना चाहिए। तो एक तरह से वोट बैंक के लिए भी इस प्रोजेक्ट को दोबारा से चलाया जाता था और दोबारा से इसको शट डाउन कर दिया जाता था। तो अभी रिसेंटली इसको दोबारा से चलाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मैं नानर ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कोंकण वाले रीजन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंपनीज मिलकर इस ऑयल रिफाइनरी को बना रही थी, तो आपने याद रखना है जैसे कि इंडियन ऑयल होगी, भारत पेट्रोलियम होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी, सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसका नाम है अरामको। इन द सेम वे UAE की एक कंपनी है दैट इज नेशनल ऑयल कंपनी। ये सारे के सारे मिलकर इस नानर ऑयल रिफाइनरी को यहाँ पर बनाने की बात कर रहे थे, तो आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, जो कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। जितने भी फार्मर्स हैं उनको नेचुरल फार्मिंग के ऊपर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जिसको इन्होंने बोला है कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी? तो मैनेज इंस्टीट्यूट है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इसके तहत जो फार्मर्स को ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जाएगी। ये बोला किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करी है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग की एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी वो किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि हम उस फार्मिंग के अंदर कोई भी केमिकल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने याद रखना है कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से डिफरेंट होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम ऐसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं जिसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम किसी भी केमिकल को या फिर किसी भी नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लैंड के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जैसे भी अपने आप खुद ब खुद ही सॉइल को रिजुविनेट करता है, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्रीली लैंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। तो इस चीज़ को एक्सटेंशन करने के लिए यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है वो फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि उनकी जो भी इनकम है एक तरह से वो इन्हांस हो सके, उनकी जो यील्ड है वो इन्हांस हो सके। अगर मैं बात करूँ इस मैनेज इंस्टीट्यूट के बारे में, तो ये जो इंस्टीट्यूट है 1987 में बनाया गया था और एग्रीकल्चरल स्टडीज़ जो हैं उसके ऊपर बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कि उत्तराखंड वाले रीजन में पायलट बेसिस पे ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होगा।
किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है आपने इसके बारे में याद रखना है, दैट इज़ वन हेल्थ फ्रेमवर्क के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट की हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं और इवन जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। अगर हम इन तीनों जनों की हेल्थ का इक्वली ध्यान रखेंगे तो उस वजह से जितनी भी डिजीज़ वगैरह है वो नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बात करूं तो अगर एक पानी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, और वो पानी जो है एक तरह से स्टैग्नेंट वाटर जो है वो मस्कीटोज़ को ब्रीड करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो मस्कीटोज़ हैं वो एक वायरस को या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ पे एनिमल की हेल्थ भी ख़राब हो गई, और उस वजह से जो ह्यूमंस हैं उनको जो मस्कीटोज़ बाइट करेंगे उस वजह से जो डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं उनकी भी हेल्थ ख़राब हो गई। दैट मीन्स अगर हमने ह्यूमन की हेल्थ को ठीक रखना है तो हमें इन्वायरमेंट की हेल्थ को भी ठीक रखना पड़ेगा, इवन जो एनिमल्स की हेल्थ है उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। तो इसको पायलट बेस पे उत्तराखंड वाले रीजन में लॉन्च किया जा रहा है। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ तो ऑल ओवर द इंडिया इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने एक डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया है जो कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि गंगा को साफ करने के लिए यहाँ पे हमारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज़ नमामि गंगे प्रोग्राम। इस नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा का जितना भी पानी है उसको साफ किया जा रहा है। अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं गंगा के बेसिन के अंदर वो बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो यहाँ पर ये चेक करती हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी साफ़ हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की जो परफॉर्मेंस है इस चीज़ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डालने के लिए यहाँ पर एक डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। इवन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डिजिटल डैशबोर्ड के ऊपर डाली जाती है। आपने नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में याद रखना है जो कि 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था, और अभी रिसेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज, जो कि लेफ्टेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि आपके पंजाब वाले रीजन में ज़्यादातर लाई करती है। हालांकि ये निकलती तिब्बत वाले रीजन से है, मानसरोवर जो लेक है वहाँ से निकलती है, लेकिन पंजाब से होकर ये गुजरती है। अब यहाँ पे हरियाणा से एक रिवर निकलती है जो कि है यमुना। अब यमुना रिवर और जो सतलुज रिवर है उसके बीच में एक कैनाल बनाने की बात करी जा रही थी। ये जो कैनाल है बहुत टाइम से पेंडिंग थी। हरियाणा वाले रीजन ने अपना जो 92 किलोमीटर का कैनाल है उसको बना दिया है, लेकिन पंजाब वाले रीजन ने इस कैनाल को नहीं बनाया है। और यहाँ पे हरियाणा वाले रीजन ने दोबारा से बोला है कि आप इस कैनाल को कंप्लीट कर दीजिए, ताकि यहाँ पे हरियाणा वाले रीजन के जो भी ड्रोट प्रोन एरिया हैं उनके अंदर भी पानी पहुँच सके, वाटर रिसोर्सेज की जो फैसिलिटीज़ है वहाँ तक भी पहुँच सके। क्योंकि ये कैनाल क्या करेगी, जो सतलुज का पानी है वो यहाँ पर थोड़ा सा यमुना के अंदर डाल देगी, और उस वजह से इसके आसपास वाले रीजन के जो लोग हैं वो भी इस पानी का फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ पे कोई भी वाटर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग ये जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल है वो न्यूज़ में चल रही थी। आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये 214 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें से 92 किलोमीटर जो है वो हरियाणा वाले रीजन में लाई करती है। और यहाँ पे दो रिवर्स को जोड़ने की बात करी जा रही है, दैट इज सतलुज जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, एंड सेकेंड वन इज यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एक रिजर्वेशन है जो कि वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी के लिए थी। कितनी परसेंट थी? 10.5%। इस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। वो इसीलिए स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि तमिलनाडु के रीजन के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर 20% रिजर्वेशन जो है वो दी गई है, और उनमें से एक जो कम्युनिटी है वो वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी भी है।
अगर वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन जो है वो दे दी जाएगी, तो बाकी के जो बची हुई कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि 115 कम्युनिटीज़ मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंदर लाई करती हैं, तो बाकी की जो बची हुई कम्युनिटीज़ हैं उनके पास सिर्फ 9.5% रिजर्वेशन ही रह जाएगी। तो इसीलिए ये एक तरह से इक्वालिटी नहीं होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन है, जो कि 10.5% दी गई थी उनको, तो उसको यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया है कि इनको कोई भी ऐसी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। अगर मैं वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी की बात करूं तो उसके अंदर भी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो लाई करती हैं, जैसे कि वन्यार हो गया, वन्या हो गया, है ना। इन द सेम वे अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं ये सारी की सारी वन्याकुल क्षत्रिय कम्युनिटी के अंदर लाई करती हैं। आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने चंडीगढ़ कैपिटल जो है उसको पंजाब की तरफ ट्रांसफ़र करने की यहाँ पर बात करी है। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के इस इशू के बारे में। देखो हुआ क्या था, पहले तो जो पंजाब है उसी के अंदर ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो लाई करता था, लेकिन इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा रीजन था जिसके अंदर पंजाबी बहुत ज़्यादा कॉमनली बोली जाती थी, लेकिन बाकी का कुछ ऐसा रीजन था जिसके अंदर हिंदी को ज़्यादा भाव दिया जाता था। दैट मीन्स वो हिंदी स्पीकिंग रीजन के अंदर इंक्लूड होता था। तो यहाँ पे 1966 के अंदर एक एक्ट था, दैट इज़ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 वाला। इसके तहत यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग रीजन को अलग कर दिया गया और यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग रीजन को अलग कर दिया गया, और इसमें से कुछ जो रीजन है वो हिमाचल प्रदेश को भी दे दिया गया, जो हिली रीजन्स के अंदर काउंट होता था। तो यहाँ पे 1966 के एक्ट के तहत यहाँ पे पंजाब जो है वो हरियाणा से अलग हो गया, लेकिन इनकी जो कैपिटल है वो एक ही मानी गई, दैट इज़ चंडीगढ़। और ये बोला गया कि चंडीगढ़ जो कैपिटल है, जैसे ही हरियाणा के अंदर कोई एक ऐसी जगह बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो वो अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज कर देंगे चंडीगढ़ से। लेकिन यहाँ पे अभी तक हरियाणा ने चंडीगढ़ कैपिटल को चेंज नहीं किया है, तो इसके रिगार्डिंग ही पंजाब की असेंबली के अंदर चंडीगढ़ को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर तो ये जो रेजोल्यूशन है उसको पास किया गया, ताकि चंडीगढ़ जो है सिर्फ पंजाब की ही कैपिटल बनी रहे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपने याद रखना है, इसका एक्ट याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा कौन से एक्ट के द्वारा बना था या फिर कौन से ईयर में बना था, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में हरियाणा बनाया गया था, कार्व आउट किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो है वो खादी से बनाया गया है। कौन से रीजन में बनाया गया है आपने उसके बारे में याद रखना है कि राजस्थान का जो जैसलमेर वाला रीजन है उसके अंदर लोंगेवाला रीजन के अंदर इस खादी फ्लैग को बनाया गया है। इसके आप डायमेंशंस याद भी कर सकते हो, अगर ना भी याद रहें तो चलेगा, इतने ज़्यादा डायमेंशंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि लोंगेवाला की क्या सिग्निफिकेंस है, तो 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, तो उस टाइम पे जो लोंगेवाला वाला रीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान का बैटल का एक तरह से सेंटर स्टेज कंक्लूड होता था। तो आपने लोंगेवाला रीजन के बारे में याद रखना है और इस नेशनल फ्लैग के बारे में याद रखना है, जो कि आर्मी डे वाले दिन दैट इज 15 जनवरी को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में। तो ये जो यूथ फेस्टिवल है 25th एडिशन जो है वो अभी वर्चुअल मोड में हमारे यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर भी एक अलग से यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं बात करूँ नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में, तो ये जो यूथ फेस्टिवल है हमेशा जो नेशनल यूथ डे है उसके आसपास लाई करता है। नेशनल यूथ डे होता क्या है, हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बेस्ड यहाँ पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंदर जो अलग अलग रीजन्स के बच्चे हैं वो यहाँ पर फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ड्रामा के अंदर, स्किट के अंदर, माइम के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और इसकी वजह से हमारी कंट्री की एक तरह से यूनिटी भी बनी रहती है। अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस होती है। अलग अलग रीजन्स के, जैसे तमिलनाडु वाले रीजन के अलग से कोई अपना परफॉर्मेंस एक तरह से शोकेस करेंगे। इन द सेम वे असम वाले या फिर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में से जो बच्चे हैं अपनी कोई परफॉर्मेंस शोकेस करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बच्चों को उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो पोषण स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण।
ठीक है, इस स्कीम को यहाँ पर सपोर्ट करने की बात करी जा रही है। जो कि कौन सपोर्ट करेगा, एक तो अक्षय पात्र फाउंडेशन है जो कि आपका बैंगलोर वाले रीजन में एक सोसाइटी लाई करती है। दूसरा है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पीएम पोषण स्कीम को यहाँ पर सपोर्ट करने वाली हैं, फाइनेंशियली भी ये सपोर्ट करेंगे। अगर मैं पीएम पोषण स्कीम के बारे में बात करूँ तो हमारी जो मिड डे मील स्कीम है जो कि 1995 में लॉन्च करी गई थी, इसी को ही दोबारा से रीनेम कर दिया गया है और रख दिया गया है पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, और इसकी जो लॉन्च डेट है वो कब से कब है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक की इसकी लॉन्च डेट है। इसके अंदर जो पीएम पोषण स्कीम, इसको दोबारा से रीनेम किया गया है, इसलिए रीनेम किया गया है ताकि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पे जो अलग अलग फार्मर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए और यहाँ पे जो एक तरह से खाना वगैरह है, वीट हो गया, राइस हो गया, उसको इकट्ठा करके बेचें। ठीक है, इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी और ये जो खाना मिलेगा वो बच्चों तक भी पहुंच पाएगा। एक तरह से जो मिड डे मील मिलता है ना बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एक टाइम का मील दिया जाता है, तो उस मील को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर जो पीएम पोषण स्कीम है उसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। आपने इसके बारे में याद रखना है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, चाहे वो फंड के मामले में हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो तेलंगाना स्टेट है उन्होंने पहला रैंक हासिल किया है एक मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिस मिशन का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो ये एक ऐसा मिशन है जो कि 2016 के अंदर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था। देखो होता क्या था, जो भी विलेज हैं वहाँ पे विलेज के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती थी, तो जो लोग हैं वो विलेज से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते थे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलती थी और उस वजह से जो रूरल एरियाज़ हैं वो लीस्ट डेवलप्ड ही रह जाते थे और अर्बन एरिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो एक तरह से उन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर एक मिशन को लॉन्च किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया और उन्होंने ये बोला कि विलेज के आसपास ही यहाँ पर आप कुछ क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे, जिसके तहत उन क्लस्टर्स के अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी जो कि आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर मिलती हैं। इसी को ही हम रर्बन मिशन कहते हैं। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। दैट मीन जो तेलंगाना वाला रीजन है उनके अंदर जितने भी रूरल क्लस्टर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अर्बन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया है। इन द सेम वे सेकंड नंबर पे यहाँ पर तमिलनाडु आया है और थर्ड नंबर पर यहाँ पर गुजरात आया है। ये तो स्टेट वाइज हो गई। स्टेट के अलावा भी यहाँ पर जो रूरल क्लस्टर्स हैं उनको भी रैंक किया जाता है, जैसे कि जो तेलंगाना के 2 क्लस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पहला और दूसरा रैंक हासिल किया है। इन द सेम वे मिजोरम का जो एक क्लस्टर है उसने यहाँ पर 3rd रैंक हासिल किया है। तो आपने इस रर्बन मिशन के बारे में याद रखना है। रर्बन मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है वो खोलने की बात करी है, जो कि केरला वाले रीजन में एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक लैब खोली जाएगी जिस यूनिवर्सिटी का नाम है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। अब इस मिशन को खोलने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हो गया जो कि थ्रिसुर वाले रीजन, अगेन केरला वाले रीजन के अंदर ही लोकेटेड है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो इनोवेशन सेंटर है ग्राफीन के ऊपर बेस्ड, ये क्यों खोला गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। जैसे कि यहाँ पे फुलरीन हो गया, है ना, फुलरीन हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे डायमंड हो गया, कोल हो गया। ये अलग अलग कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। उसमें से जो ग्रेफाइट है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये ऐसे हेक्सागनल सा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यहाँ पे अगेन एक हेक्सागनल रिंग होगी। दैट मीन्स एक 3D स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस 3D स्ट्रक्चर की, ये जो हेक्सागनल वाली रिंग्स वाला स्ट्रक्चर है, इसको अलग कर दूं तो एक आपको हेक्सागनल रिंग्स की एक शीट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक शीट मिल जाएगी और इसी शीट को हम कहते हैं ग्रेफीन। दैट मीन्स ग्रेफाइट के अंदर से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें से अगर मैं हेक्सागनल रिंग्स को अलग कर दूं तो उसको हम कहते हैं ग्रेफीन।
और इस ग्रेफीन का आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल के अंदर काउंट होता है। तो अब इस ग्रेफीन के ऊपर ही इनोवेशन करने के लिए एक कोई ना कोई लैब तो चाहिए जिसके अंदर इनोवेशन करी जाएगी। तो ये जो लैब है वो केरला वाले रीजन के अंदर खोली गई है, आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोची वाले रीजन में फर्स्ट इंडिया की जो वाटर मेट्रो है उसको रन किया गया है। अगर मैं बात करूं वाटर मेट्रो के बारे में, तो कोची वाले रीजन में जो यहाँ पर शिप्स हैं पहले वो अलग अलग फ्यूल्स से चलती थी, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से चलती थी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी फेरीज अब बनाई गई हैं इस प्रोजेक्ट के तहत वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर कर ये जो बोट्स वगैरह हैं वो पानी के अंदर चलेंगी। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी उतना ही ख्याल रखा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी उतना ही ख्याल रखा गया है। तो आपने फर्स्ट वाटर मेट्रो के बारे में याद रखना है, जो कि इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड फेरीज हैं कोची वाले रीजन के अंदर, केरला के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट रॉक म्यूजियम है वो हैदराबाद वाले रीजन के अंदर ओपन किया गया है। देखो CSIR का एक लैब है, दैट इज नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के अंदर ही अलग अलग टाइप की जो रॉक्स हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, इसको ही यहाँ पर हम बोल रहे हैं रॉक म्यूजियम। अब रॉक की हमें दिखाने की ज़रूरत है क्या? देखो, जो अलग अलग टाइप की रॉक्स हैं वो बताती हैं कि हमारी अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, अलग अलग मिनरल्स के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देती हैं और एवोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देती हैं। और इन रॉक्स को अलग अलग रीजन से हमारे इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनसे यहाँ पर कलेक्ट करके हैदराबाद वाले रीजन में यहाँ पर रॉक म्यूजियम के अंदर रखा गया। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है, ये एक ओपन रॉक म्यूजियम है जहाँ पे आपको बाहर ही रॉक्स वगैरह देखने को मिले। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो नेशनल और स्टेट न्यूज़ है उसके बारे में समझ में आया होगा। आपकी जितनी भी बची हुई न्यूज़ है वो भी हम इसी नेशनल और स्टेट न्यूज़ के अंदर कवर करेंगे, और जितनी भी आपकी पॉलिटी के रिगार्डिंग न्यूज़ है वो भी इसी के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।